नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मर ओक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे वायरल फीवर के बारे में। वायरल फीवर मतलब कि ऐसा बुखार कि जो स्पेशली वायरसेस के कारण होता है, कि जिसको हम फ्लू भी कहते हैं कई बार, कि फ्लू लाइक सिम्टम्स आपके शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं कि तेज बुखार हो जाता है, साथों साथ बदन दर्द देखने को मिलता है, कफिंग यानी कि खांसी देखने को मिलती है, बहती नाक मतलब कि नाक में से पानी निकलता है, फिर आंखों में जलन जैसा फील होता है और मसल्स पेन होने लगते हैं और स्किन के ऊपर रैशेस भी देखने को मिलता है। तो ये मेडिकल कंडीशंस को ठीक करने के लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है, उसके बारे में हम डिटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं वायरल फीवर के बारे में। तो ऐसे ही समझे कि आपको डिटेल में सीखना है बहुत सारी बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं वायरल फीवर के बारे में। तो वायरल फीवर मतलब कि ऐसा बुखार कि जो स्पेशली होता है अलग अलग वायरसेस के कारण, उसमें स्पेशली जो फ्लू और जो डेंगू वगैरह जो वायरस होते हैं उनके कारण इस तरह का बुखार जो है वो हो सकता है। और जिसके अंदर क्या होता है कि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री से इंक्रीज होके 39 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। और उसके कारण जो है वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसके कुछ रीजंस देखते हैं। तो पहला एक रीजन है वो है वायरस। और वो वायरस आपके शरीर में कैसे एंटर होता है, तो अलग अलग तरीके से वो वायरस आपके शरीर में एंटर हो सकता है। तो सबसे पहले इनहेलेशन थ्रू, मतलब कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं तो नाक से जो हवा लेते हैं, तो उसके कारण भी ये वायरस आपके शरीर के अंदर एंटर हो सकता है। फिर सेकंड जो है वो इंजेक्शन ऑफ फूड की, जब हम खाना खाते हैं और वो खाना खाते वक्त समझे कि वो खाने के अंदर कोई ऐसे वायरसेस प्रेजेंट है, बैक्टीरियाज वगैरह ऐसे प्रेजेंट है कि जिसने वो खाने को कॉन्टामिनेटेड किया है, या फिर जो अनहाइजेनिक फूड हम कहते हैं, तो उसके कारण भी कई बार वायरल फीवर हो सकता है। तीसरा जो बाइट्स होते हैं एनिमल या फिर किसी इंसेक्ट के कारण, तो स्पेशली मान लो कि आपको किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है, जैसे कि मच्छर काट लिया है, तो उसके कारण भी कई बार जो है वो वायरल फीवर हो सकते हैं। कि समझो कि वो कोई इंसेक्ट, वो एनिमल या फिर वो जो मच्छर है, वो समझो कि वो वायरस को कैरी कर रहा है, तो जब भी वो आपको बाइट करता है तो वो वायरस जो है वो आपके शरीर में एंटर हो जाता है। फिर बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू भी ये वायरस आपके शरीर के अंदर एंटर हो सकता है। तो ये अलग अलग ऐसे रीजंस है कि जिसके कारण आपको वायरल फीवर हो सकता है। अब उसके सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे पहला सिम्टम है वो है फीवर, मतलब कि बुखार होना। और वो जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस जितना देखने को मिलता है, कि जब आप अच्छे से चेक करते हैं थर्मोमीटर से। सेकंड, फटीग यानी कि कमजोरी जैसा फील करता है पेशेंट, डिजीनेस फील करता है वो, वीकनेस फील होती है, चिल्स मतलब कि काफ़ी ठंड लगती है पेशेंट को। फिर हेडेक यानी कि सिर दर्द जैसा फील होता है, वॉमिटिंग होने लगती है। फिर मसल्स में दर्द होता है, पूरा बदन दर्द करता है, स्पेशली जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा दर्द फील करता है। फिर जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है फेरिंग्स का, कि जैसे हम कहते हैं कि गले में सूजन आ जाना, और जब आप ब्रीथिंग करते हैं उसके दौरान भी इससे कई बार लोगों को दर्द होता है, या फिर जब खाना खाते हैं उसके दौरान भी जो है वो दर्द फील होता है। बिकॉज टॉन्सिल्स में भी सूजन आ जाती है, जिसके कारण ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। और रनी नोज मतलब कि बहती नाक, नाक से पानी आने लगता है। फिर नजल कंजेशन की, नाक भी बंद हो जाता है। फिर दूसरे कुछ सिम्टम्स हम देखें तो चेस्ट कंजेशन मतलब कि छाती में कुछ जमा हुआ है ऐसा आपको फील होता है। और स्पेशली वहाँ पे कफ यानी कि जो म्यूकस होता है वो जमा होता है। सॉर थ्रोट मतलब कि गले में खराश जैसा फील होता है। बर्निंग सेंसेशन होती है आंखों के अंदर, मतलब कि आंखों में जलन जैसा आप फील करते हैं। उसके अलावा कफिंग होती है, स्किन के ऊपर रैसेस बन जाना, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग। तो ये सब सिम्टम्स जो वो देखने को मिलता है कि जब आपको वायरल फीवर हुआ है। तो आगे बात करते हैं कि वायरल फीवर के अंदर डायग्नोसिस कैसे होती है, कि कैसे पता चलता है कि ये नॉर्मल वाला फीवर है या फिर वायरल फीवर है। तो सबसे पहले तो जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करना होता है, कि जब पेशेंट को डायग्नोस किया जाता है तो पहले चेक किया जाता है कि उसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। सेकंड, जो सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस की जाती है, कि पेशेंट को पूछा जाता है कि उसके सिम्टम्स वगैरह क्या है, कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो उसमें से कौन सा सिम्टम्स है उन्हें। तीसरा, फिजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। चौथा जो है वो ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट के अंदर एक चेक करना है कि WBC काउंट कितने हैं।
और ज़रूरत पड़ने पर दूसरी कुछ स्पेसिफिक टेस्ट भी आप जो है वो करा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं कि अगर ये वायरल फीवर अच्छे से ठीक ना हो तो क्या कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। तो पहला कॉम्प्लिकेशन है उसका डिहाइड्रेशन, कि वायरल फीवर के कारण पेशेंट को डिहाइड्रेशन जैसा हो सकता है, डिलीरियम या फिर हेल्यूसिनेशन, मतलब कि ऐसा सोचने लगते हैं कि आसपास ऐसी घटनाओं कुछ है ही नहीं, फिर भी उसको ऐसा फील होता है कि उसके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है कि जिसके अंदर वो इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर उनको वो घटनाओं से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब कि हेल्यूसिनेशन फील करते हैं पेशेंट। शॉक जैसा उसको हो सकता है, नर्वस सिस्टम माल फंक्शन, मतलब कि अपनी न्यूरॉन्स के ऊपर असर पड़ सकता है कि जिसके कारण सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर असर पड़ सकती है। फिर लीवर खराब हो सकता है पेशेंट का, रेस्पिरेटरी फीवर हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, सेप्सिस यानी कि ब्लड में इन्फेक्शंस हो सकता है। उसके अलावा कोमा, सीजर एंड किडनी फेलियर जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि अगर वायरल फीवर को समय पे ठीक ना किया जाए। तो अब आगे बात करते हैं वायरल फीवर की ट्रीटमेंट की, कि कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती है वायरल फीवर को ठीक करने के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शंस बनता है कि दवाइयों से पहले जो कुछ कंडीशंस आपको फॉलो करनी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको पानी पीना चाहिए जब किसी को वायरल फीवर होता है। सेकंड, हर्बल मेडिसिन भी लेनी चाहिए उस दौरान। एलोपैथिक मेडिसिन से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, होम रेमेडीज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि बहुत ज़्यादा पेशेंट को पानी लेना चाहिए। तो उसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है कि फ्लूइड जो है वो आपके शरीर में किस तरह से एंटर हो सकता है। तो सबसे पहले वाटर, सेकंड समझो कि ग्लूकोज वाटर भी पेशेंट ले सकता है, फ्रूट जूस भी आप उसको दे सकते हैं, लेमन वाटर दे सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स दे सकते हैं। तो इस तरह से फ्लूइड जो है वो पेशेंट के बॉडी में एंटर होता है। सेकंड जो है वो को हर्बल काढ़ा जो है वो पेशेंट ले सकते हैं वायरल फीवर के इलाज के अंदर। तो हर्बल काढ़ा सबसे पहले तो बनाते कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 कप जितना जो है वो पानी लेना है, और वो पानी के अंदर 1 इंच जितना जिंजर का, मतलब कि जो अदरक का टुकड़ा आपको लेना है। फिर 4 या 5 क्लव यानी कि जिसको हम लौंग कहते हैं वो आपको लेना है। 5-6 ब्लैक पेपर्स ले सकते हैं, तुलसी की लीफ आप ले सकते हैं 5 या 6। फिर 1/2 जितना हनी ले सकते हैं, आधी चम्मच जितना। फिर 2 इंच जितना सिनामॉन जो होता है उसकी एक स्टिक ले सकते हैं। और घर पे समझे कि अवेलेबल है मुलेठी, तो वो सब को लेकर आप जो है वो अच्छे से पानी में उसको उबाल सकते हैं, और उसका जो काढ़ा तैयार होता है वो पेशेंट को देना चाहिए, कि जिससे वायरल फीवर में उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो राहत मिलती है। आगे बात करते हैं अब हर्बल मेडिसिन की। तो हर्बल मेडिसिन कौन सा ले सकता है, तो उसमें आता है महासुदर्शन घनवटीज का जो ऑप्शन है, कि जो अलग अलग हर्बल जो है वो कंपनीज बनाती है, जैसे कि पतंजलि में भी ये अवेलेबल है, कि जो दिव्य महासुदर्शन घनवटी करके है, बैद्यनाथ भी उसको बनाता है, वासु आयुर्वेदा, या फिर महासुदर्शन घनवटी, और भी बहुत सारी हर्बल जो कंपनीज है वो मैन्युफैक्चर करती हैं। तो ये भी पेशेंट जो है वो ले सकता है, कि आप काढ़ा भी ले रहे हैं और साथ में दिन में एक बार जो है वो महासुदर्शन घनवटी भी पेशेंट लेता है। अब आगे बात आती है जो स्पेशल फीवर है और जो सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उसकी हम बात करते हैं। तो पहला तो मेडिसिन ऐसी लेनी पड़ेगी कि जिससे फीवर कम हो। फिर जो रनी नोज, मतलब कि बहती नाक है, आंखों में जलन हो रही है, उसके लिए जो मेडिकेशंस आती है। फिर कुछ कॉम्बिनेशंस भी मेडिकेशंस अवेलेबल है उसकी हम बात करेंगे। एंटीवायरल स्पेसिफिक ड्रग भी ली जाती है, एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन। तो ये ऑप्शंस बनते हैं वायरल फीवर के एलोपैथिक मेडिसिन के। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो फीवर को कम करने के लिए, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है पैरासीटामोल का। तो पैरासीटामोल के कोई भी ब्रांड आप ले सकते हैं, 500 mg में या फिर 650 मिलीग्राम में। सभी मेडिकेशंस बेस्ट रहती है फीवर को कम करने के लिए। सेकंड, समझो कि पैरासीटामोल से फीवर आपको ठीक नहीं हो रहा, या फिर पैरासीटामोल की किसी को एलर्जी और पैरासीटामोल नहीं ले पाता, तो उसके लिए आइबुप्रोफेन का ऑप्शन है, एस्पिरिन का ऑप्शन है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का ऑप्शन है, जैसे कि एसिक्लोफेनेक है, डाइक्लोफेनेक है, कि समझो कि बदन दर्द भी कर रहा है, तो उस दौरान एसिक्लोफेनेक और डाइक्लोफेनेक एक अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं। आगे बात करते हैं जो रनिंग नोज है, मतलब कि नाक से पानी बहता है, आंखों में जलन हो रही है, तो उस वक्त जो जरूरी है कि हिस्टेमाइंस को कम करना। तो एंटी हिस्टेमाइंस जैसे कि सेट्रिजिन है, लिवोसेट्रिजिन, क्लोरफिनारामाइन, डाइफिनहाइड्रामाइन है, मॉन्टेल्यूकास्ट है, या फिर फैक्सोबिनाडिन।
तो इनमें से कोई भी एक मेडिसिन लेनी होती है या फिर उसका कोई कॉम्बिनेशन है वो पेशेंट ले सकता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो एसिक्लोफेनेक है, पैरासीटामोल भी ये कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, और तीसरा क्लोरजोक्साजोन जो है वो प्रेजेंट है। उसी के सिमिलर आप दूसरा एक देखोगे कि जिसके अंदर डाइक्लोफेनेक पोटासियम है, पैरासीटामोल है एंड क्लोरजोक्साजोन है। तो दोनों में आप देखो कि एक में एसिक्लोफेनेक है और दूसरा में जो है वो डाइक्लोफेनेक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन बनता है चेस्टोन कोल्ड करके, यहाँ पे एक प्रोडक्ट है सिप लगा है, तो इसके अंदर आप उसका कंटेंट देखो तो उसमें एक एंटी हिस्टामाइन प्रेजेंट है, सेट्रिजिन है कि जो बहती नाक वगैरह जो है वो कंट्रोल करेगी। उसके अलावा फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, वो भी एक एंटी हिस्टामाइन है। और तीसरा पैरासीटामोल उसके अंदर प्रेजेंट है कि जिससे फीवर वगैरह कम करेगा। तो जो वायरल फीवर के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सभी कंट्रोल हो जाते हैं कि जब आप ये मेडिकेशन लेते हैं। उसी का सिमिलर दूसरा एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है, आप देख सकते हैं ओकासेट कोल्ड करके, वो भी सिप्ला ही मैन्युफैक्चर करती है, तो ये भी आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फिर लिवोसेट्रिजिन एंड मॉन्टेलुकास का कॉम्बिनेशन आता है कि समझे कि आप पैरासीटामोल खा रहे हैं और पैरासीटामोल के साथ इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो भी पेशेंट जो है वो ले सकता है। आगे बात करते हैं एंटीवायरल मेडिकेशन के, तो एंटीवायरल में ओसेल्टामिविर करके है कि जो खासकर 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में जो ये मेडिकेशन अवेलेबल होती है, उसका एक ब्रांड नेम यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटी फ्लू 75 करके। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है कि जो वायरस है फ्लू का, वो वायरस को आपके शरीर में और ज़्यादा फैलने से, उसका मल्टीप्लिकेशन होने से रोकती है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन है, तो आपका डॉक्टर जो है वो अच्छे से आपको डायग्नोस करके ये मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर बात आती है एंटीबायोटिक्स की, जो सिम्टम्स है कि समझे गले में खराश हो रही है, गले में सूजन आ गई है, तो ऐसे कंडीशन में एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी पड़ता है। तो उसमें अलग अलग ऑप्शन है, जैसे कि सैफेक्सिम का ऑप्शन बनता है, सिफाड्रॉक्सिल है, एजिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एमोक्सिसिलिन, या फिर आप मैक्रोलाइड्स में से लेते हैं तो मैक्रोलाइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एजिथ्रोमाइसिन या फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन जैसे मैक्रोलाइड आपके लिए ऑप्शंस बन जाते हैं। फिर सेफालोस्पुरिन में आप देखो आपके पास सेफेक्सिम या फिर सिफाड्रॉक्सिल का ऑप्शन है, और पेनिसिलिन में से डॉक्सीसाइक्लिन या फिर एमोक्सिसिलिन जैसे पेनिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन भी पेशेंट ले सकता है एंटीबायोटिक्स के तौर पे। अब आगे बात आते हैं मल्टीविटामिन भी लेना जरूरी, बिकॉज इसमें एक सिम्टम डेवलप होता है कि पेशेंट को काफ़ी कमजोरी आ जाती है, थकान महसूस करता है, तो ऐसे कंडीशंस में उसकी इम्यूनिटी भी बनी रहे और साथ ही साथ थकान और कमजोरी दूर बनी रहे, या और साथ ही साथ जो बीमारी में से फास्ट रिकवरी के लिए मल्टीविटामिन जरूरत है, उसमें आप देखोगे एक सुप्राडिन करके ब्रांड है, वो पेशेंट ले सकता है, या फिर हेल्थ ओके करके मैनकाइंड का भी एक फॉर्मुलेशन है। तो सिंपल आपको ये देखना है कि मल्टीविटामिन होने चाहिए, मल्टी मिनरल्स होना चाहिए, कोई एमिनो एसिड्स हो, जिनसेंग का एक्सट्रैक्ट हो, या फिर टॉरिन, या फिर आपको स्पेशली इस तरह से ट्रेस एलिमेंट्स के साथ ये कॉम्बिनेशन मिलता हो मल्टीविटामिन मिनरल का, तो वो जो पेशेंट जो है वो ले सकते हैं वायरल फीवर को ठीक करने के लिए। तो इस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट बनती है। तो आपको कंसल्टेशन लेना है या फिर मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों के बारे में आप मेडिसिन कोर्स के अंदर सीख सकते हैं। तो इसको सीखने के लिए हमें व्हाट्सएप करें या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।